हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12th में जो सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है मैथ्स, उसका ऑब्जेक्टिव का डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगी, इस तरह से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये पूरा डिस्कशन जानिए और देखिए और समझिए। और एक तरीका से ये रिवीजन बैच है, तो रिवीजन इस तरह से करना है जो बोर्ड में एग्जाम पूछे जाते हैं, केवल उस टाइप के क्वेश्चन से। तो बोर्ड ने जो सेट किया है सेंटअप एग्जाम के लिए, उसके लिए हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं और इसी लेवल के सवाल बोर्ड में आएगा। तो हम लोग तैयारी का अपना एक अलग सा लेवल तैयार करने के लिए ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है, रिवीजन बैच। हम लोग केवल रिवीजन करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं 12th का सेंटअप एग्जाम 2024 का क्या क्या पूछा गया है, पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे डिटेल्स में। चलिए देखते हैं। पहला सवाल दिया गया है, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसका क्या वैल्यू होगा। हम लोग को पता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला इसका है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये पाई के पाई रह गया, गुना अगर माइनस से करेंगे तो पाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यहां से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा कॉस इनवर्स एक्स। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कॉस इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दूसरा सवाल है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ये है 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कैसे हुआ देखते हैं। अगर डिटेल आप लोग देखते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीका से रिवीजन हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे cos थीटा पुट करते हैं, x का वैल्यू यदि cos थीटा पुट करते हैं तो ये 2 रहेगा, x का वैल्यू cos थीटा रखेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी cos इनवर्स 2x स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू होता है cos 2 थीटा। और cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाता है, बचता है 2 थीटा। और 2 इंटू थीटा का जो वैल्यू है यहां से निकालेंगे थीटा बराबर, तो ये cos इधर आकर के cos इनवर्स x बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा cos इनवर्स x। 2 cos इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट हमारा है tan इनवर्स माइनस 1/√3। tan इनवर्स माइनस 1/√3, इसमें था कि अगर माइनस है तो पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है, लेकिन tan इनवर्स में डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, हो जाता है tan इनवर्स जो एंगल दिया है वहां पे वैल्यू, वो वैल्यू हो जाएगा और माइनस बाहर हो जाता है, यानी ये हो गया माइनस। और tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू होता है बाबू पाई/6, यानी 30 डिग्री, पाई/6। तो माइनस पाई/6, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, माइनस पाई/6। नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं, इसका आंसर हो गया बी, माइनस पाई/6। चौथा सवाल है हमारा, चौथा सवाल में दिया साइन ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। तो इसके जगह पे हम लोग अगर पाई/2 रख दें, ये फॉर्मूला है इसका, और साइन पाई/2 का वैल्यू होता है 1, यानी साइन पाई/2 बोले तो 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सब लोगों ने, a टू द पावर लॉग, यहां पे अगर a ही रहे और ये पे अफेक्स है, बेस इसका जो है वही लॉग का बेस अगर मिल जाए तो आंसर इसका होता है fx। तो ये फॉर्मूला याद रखने वाली फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसी से बनाएंगे, ये d e टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर, और लॉग का बेस यहाँ पे e माना जाता है। लॉग और ये बेस और लॉग का बेस सेम है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डीसी होता है 2x। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है डीसी ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो सब लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x।
बाई डी एक्स। चेन रूल से इसको बनाएंगे, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन 2x, और फिर 2x का चेन रूल से बनाएंगे तो 2x का भी करना होगा, 2x का हो जाएगा 2, तो 2 आगे लिख देंगे तो बचेगा -2 साइन 2x, -2 साइन 2x। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1/x का -1/x² डायरेक्ट होता है इसका फॉर्मूला, 1/x का -1/x², ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है π/2। π/2 कांस्टेंट का डीसी, ये π/2 बना तो π/2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 का डीसी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। x³ का डीसी x के रिस्पेक्ट में 3x² हो जाएगा, पावर बाहर होता है, पावर 1 कम जाता है, और इसका 2 बाहर होगा तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और x बचेगा, 3x का 3 हो जाएगा, पूरे से अगर कॉमन लिया जाए तो 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x² प्लस 2x प्लस 1, यानी ये हो गया 3, और x² प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी इसका, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है, बी में है क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर लाना है हम लोग को, यानी 3 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है, डिटर्मिनेंट से आया हुआ है, बहुत ही सिंपल है डिटर्मिनेंट, सब लोग पढ़े हो, ये और ये गुना करके घटाना होता है, सामने सामने से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 और 12 तिया 36, 36 से 36 गया तो बच गया 0, आंसर हो गया सी ऑप्शन। सिमिलरली उसी तरीका से इसमें इससे गुना करेंगे तो -3 इंटू -3 प्लस 9 हो गया, फॉर्मूला में माइनस होता है, और यहाँ -15 तो प्लस 15 हो गया, 15 और 9 24, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है e⁻²x, e⁻ समथिंग का e⁻ समथिंग ही होता है, जो है वही रहेगा, और प्लस में x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे और एक कांस्टेंट पड़ेगा k, अर्थात e⁻²x/2 प्लस k, e⁻²x प्लस 2/k, ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, e⁻²x/2 प्लस k, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ a⁻x dx का डायरेक्ट फॉर्मूला है a⁻x/log a, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, a⁻x/log a, a⁻x/log a, a⁻x यानी कि यहाँ पे 3⁻x/log 3 प्लस k कांस्टेंट, 3⁻x/log 3 प्लस k, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है इसका 1/समथिंग का, 1/x का होता है log x, तो ये x की तरह ही काम करेगा, तो log 1 - x तो रहेगा, और x के गुणांक से x का कोफिशिएंट है -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 यहाँ लिखाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का सी। फिर 15 देखते हैं, cos² x का डायरेक्ट आंसर होता है cos² x का -cot x प्लस c, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसके बाद -dx/√1 - x², ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको दो तरह से फॉर्मूला में हम लोग ला सकते हैं, या तो इसका साइन इनवर्स x होगा और चाहे तो कॉस इनवर्स x होगा, तो ये माइनस साइन इनवर्स x होगा, माइनस बाहर आएगा तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये सिंपल अगर माइनस अंदर है तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा, तो दोनों लिखा जा सकता है, माइनस साइन इनवर्स x कहीं पे है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस k। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x², इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x, और ये 0 से 1 तक अपर लिमिट रखेंगे, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट घटा देते हैं, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 बोले तो π/4 और tan इनवर्स 0 बोले तो 0, अर्थात π/4 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद sin x का -sin x का इंटीग्रल चाहिए 0 to π/2, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, और ये होता है 0 से π/2 दिया है लिमिट इसका, माइनस को बाहर कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपर लिमिट रखेंगे cos π/2 माइनस cos 0,
cos पाई बाई 2 बोले तो 0 और cos 0 का मतलब 1, यानी -1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया 18 का सी। नेक्स्ट सवाल है cosec 2x, cos 2x, cos 2x का डायरेक्ट होता है फॉर्मूला -sin 2x, और 2x का करेंगे चेन रूल से तो 2x का हो जाएगा 2, तो -2 sin 2x, -2 sin 2x, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा cos स्क्वायर DC ऑफ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है cos x का। cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 और बाई dx। cos x का डायरेक्ट हो गया माइनस sin x, आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइनस sin x। ये cos x का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री के काफी फॉर्मूला को यूज किया जा रहा है। इसके बाद इसका डीसी एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट होता है 2x, और 2x का 2, 1 का 0, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा x प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी, 2 इंटू एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है x टू द पावर 0 का, x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 मतलब 1, और कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 23वां सवाल। sin 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x/2। sin 2x का डीसी होता है cos 2x, और x के कोफिशिएंट से भागा पड़ता है तो भागा दिए 2, और लिमिट हमारा हो जाएगा 0 से π/2, माइनस हाफ बाहर कर देते हैं, यहां से हाफ बाहर हो गया, और cos 2x, तो 2 इंटू अपर लिमिट करेंगे तो π/2 इंटू 2, π/2, माइनस लोअर लिमिट cos 2 इंटू 0, यानी 0 हो जाएगा, माइनस हाफ, और ये cos पाई का वैल्यू -1 होता है, और cos 0 भी 1 होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1, -1 हो गया, माइनस हाफ इंटू -2, 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सेक का, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स का डीसी सब लोगों को पता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहां से अगर कॉमन लेते हैं सेक एक्स तो बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये बच जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक्स क्यू का डीसी हम लोग को पता है एक्स टू द पावर 4/4, जितना एक पावर ऐड करते हैं उतना ही डिवाइड कर देते हैं 0 से 2 तक। अपर लिमिट अगर हम रखते हैं 2, तो 2 के पावर 4, 1/4 बाहर कर लेते हैं, 2 के पावर 4 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। अपर लिमिट 2 रखे तो 2 के पावर 4, और 0 रखेंगे तो 0, अर्थात 1/4 और 2 टू द पावर 4 बोले तो 16, 4 से कट जाएगा, और आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 4, ऑप्शन नंबर कौन सा है 4, सी इज द करेक्ट आंसर, इसका सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है हमारा 26, tan x का चाहिए, तो tan x का माइनस लॉग cos x होता है, कैसे होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ tan x, इसको सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से, इसको लिख सकते हैं sin x dx बाई cos x, और इसको अगर z मान लेट cos x बराबर z, तो dz का वैल्यू हो जाएगा cos का माइनस sin x dx, यानी sin x dx बन जाएगा माइनस dz, तो ये जो बन जाएगा इंटीग्रल tan x जो बन जाएगा वो सीधा सीधा बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ sin x dx को लिख सकते हैं माइनस dz, और बाई cos x को लिख सकते हैं हम लोग z, cos x को लिख सकते हैं हम लोग z, और माइनस बाहर हुआ तो log mod z, 1/z का log mod z, तो माइनस log mod z का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है cos x है, ये होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0 से अगर π/4 लिमिट रखते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
माइनस बाहर कर लेंगे और cos 0 टू π/4 रखेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। log cos x का वैल्यू अगर हम π/4 रखते हैं और log cos x का वैल्यू 0 रखना होगा, हो गया माइनस log cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और माइनस log cos 0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस log माइनस से गुना कर देंगे तो ये बन गया। ऊपर जाने के बाद ऊपर अगर इसको पावर में दे दे तो इसको लिख सकते हैं टू द पावर -12 ऊपर करने के बाद, और ये हो गया 0, अर्थात माइनस हाफ को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर हो गया, log से पावर बाहर हो जाता है, 1/2 log 2। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1/2 log 2 सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद x का डीसी हम लोग को पता है x²/2 होता है और ये a से b तक। अपर लिमिट रखेंगे 1/2 बाहर कर लो, अपर लिमिट रखेंगे तो b² माइनस लोअर लिमिट a², b² माइनस a²/2, b² माइनस a²/2, ऑप्शन नंबर डी, b² माइनस a²/2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है x⁴ 5 इंटू x⁴, इसका x⁴ का हो जाएगा x⁵/5 और यहाँ पहले से मौजूद है 5, 5 कट जाएगा, बचेगा x⁵ आंसर, प्लस के भी कांस्टेंट देना होगा, x⁵ प्लस के, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी अभी हम लोग पढ़े कि यदि बेस यहां और लॉग का बेस सेम हो तो ऊपर वाला आंसर हो जाता है। तो ये 2 को अंदर करेंगे, 2 को यदि अंदर करते हैं तो पावर में चला जाएगा, 6 हो जाएगा पावर, और इसका बेस ई है तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। यहां और यहां का बेस अगर सेम है तो ये डायरेक्ट होता है x⁶ dx, और x⁶ का dc 6 बाहर और एक पावर कम जाता है, 6x⁵, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है डीसी ऑफ sin 1x प्लस cos 1x, सबको पता है, 2 के 2 रहने देंगे, sin 1x प्लस cos 1x का वैल्यू पता है π/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कांस्टेंट पाई हो गया, कांस्टेंट पाई का 0 होता है, कांस्टेंट पाई का 0 अर्थात 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 31 नंबर सवाल में दिया गया है tan 1x का डीसी चाहिए। तो tan 1x का हम लोग पढ़े हैं 1/1 प्लस x², x के जगह पे यहाँ पे 2x, तो 2x का स्क्वायर होगा, फिर चेन रूल से 2x का करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1/1 प्लस 4x² और 2 ऊपर आ गया तो 2/1 प्लस 4x², 2/1 प्लस 4x², ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2/1 प्लस 4x²। नेक्स्ट हमारा है cos 1x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जब x का वैल्यू -1 प्लस 1 के बीच में रहता है तो ये cos 1 हट जाता है, बचता है x आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 32 का ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है sin 1/x प्लस cos 1x sec 1x बराबर कितना होगा। sin 1/x का डायरेक्ट फॉर्मूला है, sin 1x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cosec 1x और ये sec 1x, और ये फॉर्मूला है 90 डिग्री, cosec 1x प्लस sec 1x बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल tan 1x प्लस cot 1x, ये cot है और जिसका एंगल है tan 1x प्लस cot 1x, इसका वैल्यू होता है π/2, ये फॉर्मूला है tan 1x प्लस cot 1x बराबर π/2, और cot π/2 बोले तो 0, cot π/2 बोले तो 0, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, ये डिस्टिंक्शन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए जाता है, यहां भी हो गया tan 1x प्लस cot 1x π/2 हो गया ये, और ये 4 लगा हुआ है तो cos 4 से 2 कट जाएगा, 2π हो जाएगा, और cos 2π बोले तो 360, 360 जो 0 की तरह काम करेगा यानी 1 आ जाएगा, cos 0 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 36 पे चलते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है k.k1, सिंपल सा k.k1, इसका वैल्यू होता है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग को पढ़ा हुआ है
के का मैग्नीट्यूड, फिर के का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का कोसाइन का एंगल, और दोनों सेम है तो एंगल 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 1 होता है, इसका cos 1 1 1 का 3 बार गुना करेंगे 1 हो जाएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, I क्रॉस के, I क्रॉस के क्रॉस आई होता है माइनस जे, के क्रॉस आई होता है जे, तो ये उल्टा कर दिया गया तो माइनस जे इसका आंसर हो जाएगा। माइनस जे इज द करेक्ट आंसर। के क्रॉस आई रहता तो जे होता, जे आई क्रॉस के है तो माइनस जे होगा, उल्टा हो गया। इसके बाद है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता है तो डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम होता है। तो डायरेक्शन रेशियो इसका है 1 तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे है 2 तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे है 3 तो 3 का स्क्वायर। डायरेक्शन रेशियो के वर्गों का जोड़ होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, रूट अंडर 14 यानी बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, ये जब डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम में यदि हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये इसका प्रॉपर्टी है और ये आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें जरा देखिए 5 9 5 14, फर्स्ट रो में अगर चेंज करें जोड़ दे सबको तो 9 5 14 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा और 3 और 0 3 हो जाएगा। और ये जैसे वैसे छोड़ देंगे, रो 1 में केवल चेंज कर देते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो सब लोगों को एक प्रॉपर्टीज और पता होगा, एक प्रॉपर्टीज और क्या पता है, एक प्रॉपर्टीज और पता होगा कि यदि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, यहाँ पे 2 रो, रो 1 रो 3 आइडेंटिकल है तो डायरेक्ट आंसर 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 2 रो या 2 कॉलम जब डिटरमिनेंट का इक्वल होता है तो वो उसका वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट हमारा है ए पैरेलल बी, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना होता है, तो डायरेक्ट आंसर 0। जब 2 वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो इसका हम लोग का डेफिनेशन से पता है कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन दोनों के बीच का एंगल, जबकि ये बोला पैरेलल है तो एंगल चाहे 0 होगा चाहे 180 होगा, तो 0 रखो या 180 रखो ये तो 0 ही बनेगा इंटू एन कैप, और ये 0 में किसी से भी गुना करो वेक्टर 0 वेक्टर आ जाएगा, अर्थात ए क्रॉस बी बराबर 0 कंफर्म होगा जब ए और बी पैरेलल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, फिर से मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल सा तरीका है कि डायरेक्शन रेशियो के वर्गों का जोड़ का वर्गमूल लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, जोड़ करके हो जाएगा 58 और 4 62, रूट अंडर 62, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल हमारा डायरेक्शन कोसाइन से है। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, तो जब किसी भी वेक्टर को, माना कि ये वेक्टर ए है, किसी भी वेक्टर का यदि डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो सबसे पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर कौन होता है, उसी के मैग्नीट्यूड में वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा रूट, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो रूट अंडर 3। तो रूट 3 से जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 i, ये हो जाएगा 1/√3 j और ये हो जाएगा 1/√3 k। और ये जो डायरेक्शन, ये जब यूनिट वेक्टर बनता है तो डायरेक्शन कोसाइन LMN होता है। L बराबर 1/√3, M बराबर 1/√3 और n बराबर भी 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल सा, फिर से वही मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन रेशियो के वर्गों का जोड़ का वर्गमूल ले लेते हैं। 3 3 9 4 4 16, 16 9 25, वर्गमूल 5 हो गया, 5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लिखा है एंगल बिटवीन द वेक्टर इतना इतना, 2 वेक्टर के बीच में एंगल हम लोगों को चाहिए। तो 2 वेक्टर के बीच में ए और बी के बीच में इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, दोनों के बीच का एंगल चाहते हैं तो cos थीटा बराबर हम लोग पढ़े एंगल इस तरीका से दिया जाता है a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
ये दिया जाता है। तो ए डॉट बी हम लोग को सबसे पहले चाहिए, तो ए डॉट बी पहले निकाल के देखते हैं। तो ए डॉट बी निकालते हैं तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट बी a1 a2 b1 b2 c1 c2 फॉर्मूला के अनुसार है, आई के साथ होगा, जे के साथ होगा, के साथ होगा, बाकी सबके साथ 0 होता है। तो 2 इंटू यहाँ 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, -3 इंटू 4 करेंगे तो -12 हो जाएगा, -3 इंटू +4 -12, +2 इंटू +5 तो 10, जोड़ने के बाद हो गया 0, जोड़ने के बाद हो गया 0। तो ए डॉट बी जब 0 होता है तो ए जो होता है परपेंडिकुलर होता है बी पे, अर्थात दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बिना निकाले हुए बाकी भी निकल जाएगा, क्योंकि ये 0 हुआ, ये 0 हुआ तो पूरा 0 हो गया, और cos 0 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए 90 डिग्री हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनेंट का एक सिंपल सा सवाल है, ये दोनों गुना करेंगे तो -1, माइनस ये दोनों गुना करेंगे तो -1, माइनस माइनस +1 हो गया, आंसर 0 डी। इसका भी भाई 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 16 और 18 हो गया 34, -34। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये डिटरमिनेंट फिर से आ गया, तो इसमें भी हम लोगों को दिख रहा है कुछ, अगर दिख जाए 11 में से 11, ये सिंपल सा है, कॉलम 1 कॉलम 2 को कॉलम 3 से जोड़ दो, बाकी कुछ नहीं करना है। प्रॉपर्टीज लगा करके हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ेंगे, तो ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, और कॉलम 3 में नो चेंज है तो जैसे वैसे छोड़ देंगे। 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होता है तो आंसर हो जाता है 0, अर्थात इसका आंसर 0। इसमें भी सेम तरीके से हम लोगों को दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है, 6 4 10, 5 5 10, 7 3 10, 2 कॉलम और 2 जोड़ देंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो ये थर्ड कॉलम के इक्वल हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए 49 इसका मल्टीप्लाई करना होता है तो रो को कॉलम से किया जाता है, तो फर्स्ट रो 3 इंटू 4 प्लस सेकंड को सेकंड से करते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 3, यानी ये हो गया डायरेक्ट सिंगल, 4 ते 12, 4 ते 12 दूना 24, सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स हो जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स 24। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर वाला यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का पावर कितना भी दो यूनिट मैट्रिक्स ही होता है, पावर 5 दो 10 दो कुछ भी दो, इसका यूनिट वेक्टर का हमेशा से पावर जो होता है कुछ भी देने पर i⁵ हो जाएगा, और i⁵ बोले तो i बोले तो यूनिट वेक्टर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ए लिखो, ये लिखो, i दोनों सेम है। नेक्स्ट सवाल 51 में ये दोनों गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू कॉसेक होता है 1, और माइनस था तो माइनस हो जाएगा, और बीच में माइनस पड़ेगा, सेक इंटू कॉसेक होता है 1, -1 -2, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दोनों मैट्रिक्स का गुना फिर से आ गया, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 गुने 1 हो गया 1, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर फर्स्ट को सेकंड से करेंगे तो 0, और इसमें करेंगे तो 1, सेकंड को फर्स्ट से करेंगे तो 1, और इसमें करेंगे तो 0, यहाँ करेंगे तो 0, और इसमें करेंगे तो 1, यानी ये हो गया हमारा आंसर 1 1 1 1, 4 वो 1, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 53वां सवाल है, इसमें भी सेम तरीके से कुछ देखना होगा कि बराबर हो रहा है या नहीं। बिल्कुल हो रहा है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से जोड़ दो, 2 और 2 4, थर्ड कॉलम के बराबर 3 1 4, थर्ड कॉलम के बराबर 3 1 4, थर्ड कॉलम के बराबर, आंसर 0 हो गया। 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसको हम लोग या जोड़ने पर इक्वल हो जाते हैं तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 होता है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है फिर से 0, किसी भी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो 0 मैट्रिक्स आता है, सिंगल वाला आएगा ये 0, सीधा सा है। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ध्यान रखना यह है कि जितना रो जितना कॉलम, एक रो 2 कॉलम है, एक रो और 2 कॉलम वाला ये वेक्टर है, एक रो मैट्रिक्स है, एक रो है और 2 कॉलम है,
इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, तो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हो जाता है, ये दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं और ये दोनों इसका ऑर्डर हो जाता है 1 क्रॉस 1, और ये ऑर्डर हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट वैसे ही गुना करेंगे इसमें भी, 4 इंटू 0 0 हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया, फर्स्ट रो से हो गया, सेकंड रो तो सेकंड रो मिलेगा, 6 इंटू 0 0 हो गया, 7 इंटू 1 7 हो गया, 5 7, ऑप्शन कितना आएगा, 5 7 का कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, 5 7 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कॉलम मैट्रिक्स में आ रहा था हमारा। नेक्स्ट है 56, ए और ए का ट्रांसपोज जोड़ना है, ए और ए का ट्रांसपोज जोड़ना है, घटाना है, तो दोनों तो सेम ही आएगा, ए का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी यूनिट मैट्रिक्स ही होता है, अर्थात ये दोनों आंसर 0 डायरेक्ट हो जाएगा, 0 वेक्टर, सी इज द करेक्ट आंसर। देखना चाहो तो देख सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको घटाना इसके ट्रांसपोज में, तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, और घटाओगे 1 से 1 गया तो 0, 0 से 0 गया तो 0, सब 0 हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, घटा के देख लो। और नेक्स्ट है ए दिया हुआ है, ए का डबल ट्रांसपोज चाहिए तो ये निकलता है, ए का ट्रांसपोज यही होता है, ऑप्शन जो भी रहे देख लेना है, ए का ट्रांसपोज ए होता है, अर्थात 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए और बी पता है तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए प्लस बी करोगे तो 1 1 1 4 1 होगा, उसका ट्रांसपोज निकालोगे 4 1 आएगा, अर्थात बी आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 58 का बी। 59 का a माइनस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो a माइनस बी करेंगे तो हर जगह -1 आने वाला है, उसका ट्रांसपोज -1 हो जाएगा, अर्थात देख लेते हैं, a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी कितना आएगा, 1 से 2 गया तो -1, 2 से 1 गया तो 1, 2 से 1 गया तो 1, 1 से 2 गया तो -1, अब इसका ट्रांसपोज चाहिए तो a माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसमें जोड़ करके घटाना है, जोड़ करके उसमें घटाना है, 1 और 3 1 4, 4 में से 3 गया तो 1, 2 2 4, 4 में से 4 गया तो 0, 3 1 4, 4 में से 4 गया, 4 4 जुड़ा तो 8 हो गया, ये सही है, 4 6 4 10 में से 10 गया तो 0, 5 5 10 10 में से 10 गया तो 0, 6 4 10 10 में से 10 गया तो 0, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम लोग 60 तक इसका डिस्कशन कर लिए हैं, आगे के वीडियो में आपको आगे का ऑब्जेक्टिव का डिटेल डिस्कशन मिलेगा, उसके बाद लघु तरीय और दीर्घ तरीयों का भी पूरा डिस्कशन कराया जाएगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रिवीजन का बैच आ गया है और आपको पर डे मिलेगा अब रिवीजन बैच, हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन, केवल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही लेवल का पढ़ाया जाएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। थैंक यू।